हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो मैं हर बार बताती हूँ। जैसे कि मैंने पूरा हिस्ट्री आपका करवा दिया है एनसीईआरटी का। हिस्ट्री के बाद मैं आपको बताऊँ तो मैंने पूरा साइंस आपका करवा दिया है एनसीईआरटी का। तो जाके देख लीजिए, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, एमसीक्यू करवाए हुए हैं। और साइंस के जिस क्वेश्चन पर पेन रखा हुआ है वही क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल रहे हैं। और भूगोल तो देखिए हमारा चल ही रहा है क्लास 11 का, धीरे धीरे क्लास 12 कर लेंगे। और उसके अलावा फिर देखेंगे हम लोग पॉलिटी करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है कि मैं आपको एमसीक्यू लाइव करवाने वाली हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट के? भूगोल के, जियोग्राफी के मिलेंगे आपको, भूगोल के मिलेंगे। भूगोल के बाद आपको मिलेंगे साइंस के। तो भूगोल और साइंस के एमसीक्यू तो आपके कन्फर्म है। और इसके अलावा मैंने आपका जो है पेट का बैच लॉन्च करना है, बैच लॉन्च। तो उसमें आपका पेमेंट कुछ नहीं होना, बस आपको लाइव क्लास मिलेगी सुबह सुबह से, तो आपको लेना है। और है ना, उसमें क्या है कि थ्योरी व्योरी कुछ नहीं होगी। उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू मिलेंगे, लाइव आपको करना है। और उन्हीं क्वेश्चन को आप जब रिपीट करके जाएंगे तो आपको सारा कुछ उसमें एग्जाम में बन जाएगा। उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक पकड़ा। जैसे मान लीजिए उसमें आपकी हरित क्रांति दी हुई है, तो हरित क्रांति से ऑल टोटल क्वेश्चन मैं आपके करवा दूंगी, है ना। जब हरित क्रांति से ऑल टोटल क्वेश्चन आपके टॉपिक में चले जाएंगे, वीडियो में चले जाएंगे, तो पेपर से कहाँ बाहर जाएंगे, है ना। तो बस 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, 3-4 दिन के बाद आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको आगे देख लेते हैं, जहाँ से हमें देखना था इसको वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गई कि आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम आईडी आपकी दी हुई है। तो देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, फेसबुक की आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना, रिक्वेस्ट भेजनी आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू है, तो आप मुझे उसी पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आप जो है PDF डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू की PDF है वो मैं आपके टेलीग्राम पे ही डालूंगी, इसलिए टेलीग्राम को फॉलो जाके कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहाँ से देखना था, तो ये सेल्फ वेल्फ सब हो चुके थे आपके। महासागरीय जल का तापमान किस प्रकार का रहता है, इस चीज़ को देखिए। क्या तापमान हर जगह समान रहता है या टेम्परेचर असमान रहता है, इस चीज़ को समझिएगा। इस खंड में विभिन्न महासागरों में टेम्परेचर की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नता के बारे में बताया गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब है अगर आप जैसे ही उसमें डुबकी लगाएंगे नीचे की साइड, तो क्या आपको गर्म पानी मिलेगा? क्या स्थितियाँ चेंज होंगी? या धरातल तक ही आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा ऊपर से नीचे तक? इस तरीके की रहेंगी क्या चीज़ें? नहीं। देखिए स्थानिक टेम्परेचर क्या रहेगा, महासागरीय जल भूमि की सतह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। जो महासागर की ऊपर की सतह होती है, क्या होते हैं, उस पर जब सौर ऊर्जा पड़ती है तो वो गर्म होती है। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। स्थल की तुलना में जल जल्दी गर्म होता है, मतलब सॉरी देर से गर्म होता है ना। और देर से ठंडा होता है स्थल की अपेक्षा। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो जब तापमान वितरण होगा महासागर में कि कहाँ कैसा टेम्परेचर है, तो वो किन कारणों से होता है, उसके कारक क्या हैं, उसके फैक्टर क्या हैं, किन चीज़ों का उस पर इफेक्ट पड़ता है। महासागरीय तल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है, मतलब स्वाहा हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? अक्षांश की तरफ क्या होता है, अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता है सूर्य की किरणें वैसे वैसे तिरछी होने लगती हैं। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो सौर विकिरण कैसा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा, उसकी मात्रा घटेगी भाई। और जब मात्रा घटेगी तो टेम्परेचर भी तो घटना स्टार्ट होगा। यानी अगर आप मान लीजिए ध्रुवों पर पहुंच जाएं तो वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार के कारण समुद्री सतह का टेम्परेचर। अब देखिए क्या है, स्थल व जल का असमान वितरण के कारण समुद्र के जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध की अगर आप बात करते हैं तो महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि जो हम पृथ्वी का गोला है और इस गोले को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, जब हम इसको बांटते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले भाग में अगर आप देखेंगे मैप में तो अधिकतर आपको जल का भाग मिलेगा, स्थलमंडल नहीं है यहाँ पे। अगर आप स्थल की बात करें तो उत्तरी भाग में ज़्यादातर स्थलमंडल है,
ठीक है। तो स्थल मंडल के कारण क्या होता है कि समुद्र के पानी का टेम्परेचर आपका एक समान नहीं रहता है, बल्कि बढ़ता और घटता रहता है, और अधिकतर जो है स्थल के कारण बढ़ेगा ही। तो वही चीज़ बता रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े 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 भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। चलिए देखिए आगे, सनातन पवनें। अभी तो सनातन धर्म था, पवनें देखिए। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं। इनका अलग ही मैटर है। देखिए क्या होता है, स्थल से महासागरों की तरफ, जब स्थल से आप महासागर की तरफ बहने वाली जो पवनें हैं वो महासागरों के सतही, महासागरों का जो ऊपर का जो जल है, महासागरों के सतही ऊपर का जो गर्म जल है को तट से दूर धक्का देती हैं ये सनातन पवनें, तट पर नहीं आने देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। जब ऊपर का सतह का जल ऊपर की साइड परत हटा देगा और वो अंदर की साइड समुद्र में चला जाएगा, तो नीचे से जल कौन सा आएगा, नीचे समुद्र के नीचे ठंडा जल मिलेगा आपको, तो वो ठंडा जल ऊपर साइड आ जाएगा। तो नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है, परिणाम स्वरूप टेम्परेचर में देशांतरीय विस्तार आ जाता है, देशांतरीय विस्तार। इसके विपरीत, अभी हमने अक्षांश विस्तार देखा था, अब देशांतर विस्तार। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं, इससे तापमान बढ़ जाता है। सनातन और अभितटीय पवनें, सनातन पवनें जो हैं तट से गर्म जल को, जो समुद्र जल सतह होती है उसको हटा देती हैं, तो क्या होता है कि नीचे ठंडा जल उभर आता है। और अब आएंगी अभितटीय पवनें, वो जल को इकट्ठा करती हैं ऊष्मा के सहित, तो वो गरम जल इकट्ठा करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं। अब देखिए महासागरीय धाराएं, महासागर में धाराएं होंगी तो उनको क्या कहेंगे, महासागरीय धाराएं। तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है महासागर के जल पर। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, ये तापमान को बढ़ा देती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं आएंगी तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। देखिए सीधी सी बात है, जहाँ महासागर में गर्म जलधाराएं बहती हैं वहाँ वो अपने आप का आसपास का टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगी, और जैसे आप ठंडी जलधाराओं तरफ जाएंगे तो उसके यहाँ पे देखेंगे आप आसपास, तो क्या होगा कि वो ठंडी जलधाराएं जो हैं वो क्या करेंगी, अपने आसपास के टेम्परेचर को ठंडा करके रखेंगी। नॉर्मल बात है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म धारा एग्जाम में पूछता है। स्टीम मीन्स तो वैसे भी भाप होता है, भाप तो वैसे भी गर्म होती है ना, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। एग्जाम में पूछता है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो गर्म है। उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर बहती है एवं यूरोप के पश्चिमी तट के साथ तापमान को बढ़ा देती है। वहीं बहती है स्ट्रीम वाली और ये उसी को बढ़ाती है ना। जबकि लेब्राडोर ये होती है आपकी ठंडी जलधारा है, बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है, क्योंकि ठंडी होती है ना। तो जब तट के आसपास रहेगी तो तट का तापमान भी गिराएगी नीचे। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के टेम्परेचर को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। चलिए देखिए तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर समझिएगा गहराई की तरफ वितरण, ठीक है, गहराई की तरफ नीचे की साइड वितरण, और क्षैतिज मतलब खड़ा ऊपर का वितरण। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा वितरण, यानी आप मान लीजिए समुद्र के नीचे घुस रहे हैं नीचे, और क्षैतिज मतलब इस तरीके से परत दर परत वितरण। देखिए महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तापमान गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी समुद्र में जल कैसा मिलेगा, ठंडा जल मिलेगा। पार्श्व चित्र महासागर के सतही चित्र व गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाते हैं। इसको आप देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, है ना, और इधर से देखिए टेम्परेचर इस प्रकार से नीचे की साइड जब हम लोग जा रहे हैं तो ये ताप प्रवणता है, यानी प्रवणता यानी ताप की ढलान है। ताप प्रवणता को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन। जब एकदम से टेम्परेचर गिर जाए तो उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। आगे देखेंगे अभी इसको। तो समुद्र की गहराई में जा रहे हो, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाएंगे टेम्परेचर एकदम से गिरेगा, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन। अब देखिए आगे इधर से देखिए पार्श्व चित्र जो बना हुआ है महासागर के सतही जल एवं गहराई
सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है। यह कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। यह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में एक तीव्रता से गिरावट आती है तो इसको ताप प्रवणता कहा जाता है, ताप की ढलान। और इसी ताप की ढलान को, इसी प्रक्रिया को कहते हैं थर्मोक्लाइन। एग्जाम में पूछेगा, है ना। जल के कुछ आयतन का लगभग 90% भाग गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे जाता है। समुद्र में जो जल है उसका 90% जल ताप प्रवणता से नीचे ही रहता है, यानी एकदम से टेम्परेचर गिरने के बाद उसका ठंडा टेम्परेचर रहता है। तो वही बता रखा है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% भाग गहरे महासागर के टेम्परेचर गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे रहता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस यानी जमाव बिंदु है। आगे देखिए, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में अब अक्षांश की बात कर रहा है, मध्य और निम्न अक्षांश, ठीक है। अभी विषुवत वृत्त के आसपास की बात नहीं करेगा। अगर आप बात करें 23.5 कर्क और 23.5, ये रही आपकी ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 23.5 कर्क, ये रहा 23.5 मकर, तो 23.5 मकर, ठीक है। तो इसके बीच की बात नहीं की है, इसके बाद की बात की है, यानी 23.5 से जब आप ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री तक, है ना। तो जहाँ अक्षांश 0 हो जाएगा यानी आपका ध्रुव क्षेत्र आ जाएगा। तो मध्य और निम्न, अब देखिए, मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के टेम्परेचर की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जाएगा। मतलब निम्न और मध्य। अब जब निम्न और मध्य अक्षांश के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे जो समुद्र जल का स्तर है, अब इसमें परत दर परत हम इसको समझेंगे। परत दर परत से मतलब है पहले ऊपर की परत समझेंगे, फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की साइड जाएंगे। देखिए इसको, पहली परत गरम महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है। पहली परत कैसी है? ये परत सबसे ऊपरी है, गरम है। गरम क्यों है? एक तो धरातल के कारण है जहां हम लोग रह रहे हैं, और इसके अलावा इस पर सौर विकिरण यानी सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसी के कारण ये परत कैसी होती है? गर्म होती है। जो लगभग 500 मीटर ऊंची रहेगी, सॉरी मोटी मान लीजिए, ऊंचाई मान लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 20 डिग्री से, इस चीज़ को याद रखिएगा कि समुद्र का टेम्परेचर ऊपर वाली परत का 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच इसका टेम्परेचर रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है। यह परत आपको देखने को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कहाँ की बात कर रहे हैं? 23.5 कर्क से 23.5 मकर के बीच की बात की है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात की है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात है, इसको याद रखना कि सेल्सियस को ही हम सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह टेम्परेचर आपका बना रहता है, पूरे वर्ष रहता है 20 से 25 डिग्री का। जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण यानी कर्क मकर के बीच सीधी किरणें पड़ेंगी सूरज की, तो टेम्परेचर एक समान रहेगा, दिन रात बराबर रहेंगे वहाँ पे। और फिर दूसरी स्थिति क्या आती है? 23.5 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले अक्षांशों पर स्थिति ये हो जाती है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। और ग्रीष्म ऋतु यानी सूर्य उत्तरायण है, यानी सूर्य की किरणें उत्तर दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। उत्तर दिशा नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। जब पृथ्वी इस प्रकार से टेढ़ी हुई है, यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ ना पड़ के यहाँ तक सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सीधी पड़ेंगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु होगी यानी गर्मियों की जो ऋतु होगी, गर्मियों का जब मौसम होगा वहाँ पे स्थिति रहेगी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरह है, पृथ्वी के झुके होने के कारण। पिछले चैप्टर में ये बात हम लोगों ने देखी थी। इसको बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार रिपीट करके देख लेना। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता कहते हैं, ताप प्रवणता मतलब थर्मोक्लाइन, पहली परत के नीचे स्थित होती है। जैसे ही हम समुद्र के नीचे की साइड जाएंगे तो अब वहाँ पे आपको एकदम से टेम्परेचर गिरता हुआ दिखेगा, आप नहीं जा पाएंगे ना उसको देख पाएंगे, ठीक है, स्वाहा हो जाता है वहाँ जाने पर। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए ताप प्रवणता जब नीचे से गिरती एकदम से गिरेगी, थर्मोक्लाइन की स्थिति आएगी, तो पहली परत के नीचे स्थित होती है दूसरी परत। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, जहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है।
तीसरी परत बहुत अधिक, इसकी थर्मोक्लाइन की परत की मोटाई कितनी है, 500 से 1000 मीटर। तीसरी बात देखिए, तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है, बिल्कुल एकदम जमाव के रूप में लगभग, ठीक है, तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक व्रत, सतही जल का तापमान, आर्कटिक अंटार्कटिक ध्रुवों की बात कर रहा है, उत्तर और दक्षिण की। आर्कटिक ऊपर होता है, उत्तरी ध्रुव, और अंटार्कटिक आपको दक्षिण ध्रुव में मिलेगा। सतही जल का तापमान कैसा रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है, और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक फैली हुई होती है। महासागर की सतह के जल का औसतन टेम्परेचर लगभग आपका 27 डिग्री के आसपास रहता है। अभी तो 20 से 25 पढ़ा हमने, 25 से 26, 27 भी होता जाता होगा। तो ये तो आपका कैसा रहा, औसतन रहा। और यह विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ध्रुव की साइड जाएंगे, अक्षांश घटेंगे, अक्षांश घटने के साथ साथ टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरने के साथ साथ सूरज की किरणें टेढ़ी हो जाएंगी, और सूरज की किरणें टेढ़ी होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर घट रहा है, ध्रुव आ रहे हैं, टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश कितनी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे बढ़ते अक्षांश बढ़ रहे हैं, तापमान घट रहा है, ठीक है, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से जब जाएंगे तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। एक नहीं गिरता है, 0.5 गिरता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से, और 40 डिग्री अक्षांश पर, देखिए इसको, 40 डिग्री अक्षांश पर लगभग 14 डिग्री से, तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से समझना इसको कि औसतन बता रखा है कि जब आप 20 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो टेम्परेचर लगभग आपको 22 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, और 40 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। अगर ध्रुवों के नज़दीक की बात करते हैं तो हमेशा आपको 0 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी मिलती है, और 0 डिग्री पर पानी जमने लगता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का टेम्परेचर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आपको पता होना चाहिए कि धरातल है, धरातल मतलब हम लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। अधिकतर धरातल आपका कैसा है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसके महासागरों का टेम्परेचर अधिक होता है। अंग देखिए, उच्चतम तापमान विषुवत व्रत पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक टेम्परेचर कितना है, तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल व जल के असमान वितरण के कारण स्थिति इस प्रकार की दिखाई देती है। महासागरीय जल के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया है, तो चलिए इसको बाद में देखेंगे, ये तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। यानी अगर आप बात करें जो उस सतह है ऊपर, जो हम सतह देखते हैं महासागरों की, इसी सतह पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं, और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित रहती है, नहीं पहुँच पाता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान की घटने की यह दर सभी जगह असमान रहती है, एक सी थोड़ी ना रहेगी कि भाई भारत के वाले समुद्र में, हिंद महासागर में टेम्परेचर वही तरीके से घटेगा, और मान लीजिए इस प्रशांत महासागर में, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, सब जगह अलग अलग रहेगा, है ना। लेकिन तापमान के घटने की दर सभी जगह समान नहीं होती है, बल्कि असमान होती है। 200 मीटर की गहराई तक टेम्परेचर बहुत तीव्र गति से गिरता है, तथा उसके बाद, और थर्मोक्लाइन इसी को तो कहते हैं जब टेम्परेचर तेजी से गिरता है, तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। अंग देखिएगा इसको, महासागरीय जल की लवणता यानी NaCl यानी नमक कितना है, ठीक है, नमक की बूंदियाँ कितनी बन जाएंगी समुद्र में, इस चीज़ को देखिएगा। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं, ठीक है। लवणता हुआ शब्द जिसका उपयोग समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। समुद्र जल आपको पता है खारा यानी उसमें नमक है, NaCl है, तो वही चीज़ देखिए। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा इसमें देखा जाता है। 1 किलोग्राम हमने समुद्र से जल लिया, 1 लीटर की बोतल भरी, फिर उसको वाष्पीकृत किया, अब उसमें जितना नमक बचेगा
उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें नमक की मात्रा कितनी हो सकती है। ठीक है, इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। पीपीटी पीपीटी का जो आपका पीपीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट पर 1000। ठीक है, कितना होता है? पार्ट्स पर, ठीक है, 1000 यानी 100 में, सॉरी 1000 मतलब 1000 में, 1000। ठीक है, इंग्लिश मेरी ऐसे ही है। ठीक है, तो उसमें हंसने की बात है ही नहीं कोई, इंग्लिश मेरी ऐसे ही है। इंग्लिश में बल्कि एकदम जीरो वाला सिस्टम है ना। जी के मैथ्स रीजनिंग वगैरह आप कुछ भी करवा लीजिए, सब हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश मतलब जीरो वाला सिस्टम। तो पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर 1000। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि मैं इंग्लिश के शब्द जो बहुत कम यूज करती हूँ, जो भी यूज किया उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है ना। आप लोगों ने गौर किया होगा। एक तो मतलब प्रोनाउंसिएशन का ही उच्चारण गलत हो जाता है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं निकलता ठीक से। ठीक है, तो पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000, यानी 1000 पार्ट, 1000 में कितने पार्ट हैं नमक के बाटर में। आ गई समझ में? तो पार्ट पर 1000 पीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है पीपीटी का, है ना। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। 24.7, यानी अगर आप बात करें तो 1000 का 24.7% निकालेंगे तो उसमें जो आएगा वो क्या रहेगा आपका? वही आपका नमक रहेगा उसमें। देखिए, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरों की सतह की जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। इस चीज को देख लेते हैं। दूसरा क्या रहेगा? तटीय क्षेत्रों में सतह की जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवण को प्रभावित करती है। इसके बाद महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। घनत्व क्या है? घनापन, जंगल कितना घना है, उसी प्रकार से तो घनत्व तो प्रभावित करेगा ना कि कितना घनत्व है जल में। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। चलिए देखिए, उच्चतम लवणता वाला क्षेत्र आपका पूछा जाता है। उच्चतम लवणता वाली आपकी झील मृत सागर है। ठीक है, सागर, मृत सागर, सागर मतलब इसका नाम है मृत सागर, लेकिन है कैसी? झील है। इसमें जो आप लवणता देखेंगे वो 238 होती है। 1000 में 238 पार्ट किसके पाए जाते हैं? इसके पाए जाते हैं 238 पार्ट। किसके पाए जाते हैं? नमक के, यानी Cl के। और मतलब इसमें स्थिति ऐसी रहती है कि जब आप इसमें तैरेंगे ना, तो अगर आप तैरें तो ठीक है, ना तैरें तो भी ठीक है, मतलब डूबेंगे नहीं। इतनी सघनता रहती है, मतलब ऊपर तैरते रहेंगी, मतलब खुद से तैरें वो ठीक है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो यहाँ आप डूबेंगे नहीं मृत सागर में। टर्की की बान झील 330 है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। टर्की में है बान झील। ग्रेट साल्ट सागर झील, साल्ट से तो नमक आपको समझ में आ जाएगा, इसमें 220। तो ये 3 मुख्य हैं और सबसे ज़्यादा मृत सागर में पाया जाता है। मृत सागर आप मैप में ढूंढिएगा, ठीक है, मैप में नहीं, आप जो गूगल मैप है उसमें सर्च कीजिएगा। ऐसे तो नहीं मिलता है, जो कागज़ के मैप है आपकी आंखें ही उसमें चौंधिया जाएंगी, मिलेगा नहीं। आगे देखिए, लवणता का क्षेत्रीय वितरण। अब लवणता का भी वितरण देख लेते हैं। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 डिग्री तक हो जाती है। मौसम से मतलब है इनका कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो बाष्पीकरण होता रहेगा, बाष्पीकरण होता रहेगा तो नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना, सघनता बढ़ती जाएगी। और जैसे ही क्या होगा, बारिश का मौसम आएगा और उसमें पानी मिलता जाएगा, तो वहीं पे क्या होगा, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो लवण की मात्रा घटने लगेगी। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां बाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम होती है, वो 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंच जाता है। इसी प्रकार 15 से 20 दक्षिण के बाद यह 33% घट जाती है। दक्षिण मतलब अक्षांश की बात कर रहा है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 25 से 20 अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 नॉर्थ एवं पढ़ लेना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, कहाँ कितनी लवणता पाई जाती है।
पढ़ लेना इसको, कहाँ कितनी लवणता है। इसमें देखिए लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हम गहराई में नीचे की साइड जाते हैं लवणता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ और बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। क्या होता है, सतह में जो धूप पड़ेगी तो जैसे ही बाष्पीकरण होगा जल कमता जाएगा और लवणता बढ़ती जाएगी, है ना। ये ताजे जल के मिल जाने पर घट जाती है। जैसे इसमें नदियों का जल और मिलेगा जाके तो क्या होता है, फिर से घट जाएगी। जैसा कि नदियों के द्वारा होता है, गहराई में लवणता लगभग नियत रहती है, नीचे की साइड नहीं फर्क पड़ता है, उधर पर नियत रहेगी, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास नहीं होता है या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर होता है। यानी अगर आप बात करें कि वो सतह, जो सतह और सतह की बात करें तो थोड़ा मध्य में चले जाइए सागर के, महासागर के, तो यहाँ पे लवणता की बढ़ेगा घटेगा, यानी स्थिति चेंज होती रहेगी। लेकिन और गहराई में चले जाएंगे तो लवणता पर कोई असर नहीं पड़ता है, जैसी है वैसी ही रहेगी। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता का घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। क्या होता है कि अगर आप बात करेंगे हल्की चीज क्या करती है, ऊपर के साइड ही रहती है, तो वही बता रखा है कि कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है, यानी जो हल्का होगा वो ऊपर की साइड उठता है। तो इसी के कारण क्या होता है, जो कम लवणता वाला जल है, यानी जो जल कैसा है जिसमें कम नमक है, वो ऊपर की साइड रहेगा। किसके ऊपर, जिसमें उच्च लवणता है, जिस जल में उच्च लवणता है। लवणता साधारणता गहराई के साथ बढ़ती है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। अगर आप समुद्र की गहराई तरफ जाएंगे तो लवणता घटेगी या बढ़ेगी, नमक आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप नीचे की साइड जाएंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वो घटेगा या बढ़ेगा, ठंडा पानी मिलेगा या गर्म पानी। किस मौसम में पानी समुद्र की लवणता ज़्यादा रहेगी, किस मौसम में कम हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा लवणता या टेम्परेचर मिलेगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तथा यह स्पष्ट है जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हेलोक्लाइन बोलते हैं किसको, जैसे ही समुद्र में अंदर जाते वक्त क्या बढ़ जाता है, लवणता बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, हेलोक्लाइन। आगे देखिए, थर्मोक्लाइन किसे कहते थे, टेम्परेचर गिरने को, ठीक है। जैसे ही नीचे की साइड जाएंगे समुद्र में टेम्परेचर गिरेगा, थर्मोक्लाइन, है ना। और हेलोक्लाइन जैसे नीचे की साइड जाएंगे समुद्र में गहराई में, और क्या होगी, इसमें लवणता बढ़ेगी, गिरेगी नहीं लवणता, यानी नीचे की साइड और ज्यादा नमक प्राप्त कर सकते हैं आप, तो इसको हेलोक्लाइन। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। मियाँ तीव्रता से बढ़ती है लवणता समुद्र जल के घनत्व को प्रभावित करती है, घनत्व को बिल्कुल प्रभावित करती है। मृत सागर में जाइए आप लोग ऐसे ही तैरते चले जाएंगे, डूबेंगे नहीं वहाँ पे, इतनी लवणता रहती है भयानक तरीके की कि किसी चीज को डूबने नहीं देती नीचे पानी में। तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। समुद्र जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ा देती है। क्यों, और चीजें स्थिर रहें, नदी का पानी ना आए, बाष्पीकरण होता जाएगा एकदम से, तो लवणता धीरे धीरे बढ़ेगी। उच्च लवणता वाला समुद्र जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इसे ही लवणता का स्तरीकरण कहते हैं, यानी स्तर दर स्तर। एक स्तर में कम चीज है, दूसरे स्तर में ज्यादा है, तीसरे स्तर में और ज्यादा। टेम्परेचर का स्तर, थर्मोक्लाइन, लवणता का स्तर क्या बोल रखा है इन्होंने, हेलोक्लाइन। स्तर नहीं है, इनकी मात्रा बढ़ती घटती है, ठीक है। इन्हीं के कारण स्तर बनते हैं। ये रहे क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। इधर पे चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, समुद्र जल से संबंधित, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। और आगे की भी चैप्टर अभी समुद्र जल से ही, उसमें समुद्र जल से ही है, उसको देखेंगे, अभी देखेंगे। चलिए अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।